हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पथ। जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो भी A to Z सारी बातें जो है वो जान जाएंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में संविधान पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ये क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सम और दूसरा विधान। सम का मतलब होता है समान, इक्वल। इक्वल होता है दूसरा विधान। विधान जो होता है ना, इसका मतलब होता है कानून, लॉ जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समान कानून। मतलब किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो उन सब के लिए समान कानून को ही हम लोग संविधान कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन, ऐसा कलेक्शन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, ज़रूरी हो, उसे संविधान कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग संविधान और पॉलिटी को एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें ना, तो इंटरनेट का अधिकार। आजकल इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए ही पढ़ा रही हूँ। तो ये जो नियम है ना, इंटरनेट का अधिकार सभी ABC के लिए समान है, राइट। इंटरनेट का जो नियम है ना, वो सभी लोगों, सभी व्यक्तियों, बच्चे, बूढ़ों, सभी के लिए इक्वल है, समान है। अब इसमें अपवाद क्या है कि दंगों या फिर अराजकता में अगर इंटरनेट बंद होगा तो वह भी सबके लिए समान रूप से बंद होगा, राइट। ABC तीनों के लिए। तो समान कानून, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके लिए एक जैसा कानून ही संविधान कहलाता है। संविधान जो है ना, एक पुस्तक है, एक बुक है, नियमों का लिखित संग्रह है, और इसे ही कहा जाता है संविधान। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग संविधान के बाद राज्य व्यवस्था क्या है, राइट। संविधान आपको समझ में आया होगा क्या है। अब हम लोग समझेंगे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या है। संविधान अलग है, पॉलिटी अलग है। प्रश्न तो ये उठता है कि क्या संविधान खुद अपने नियम लागू कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संविधान जो है ना, एक पुस्तक है, और एक पुस्तक खुद अपने नियम कभी भी लागू नहीं कर सकता है। एक बुक में जो भी नियम लिखे गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, उसको लागू करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान को लागू करने के लिए जो सिस्टम बनाई जाती है उसे ही हम लोग पॉलिटी कहते हैं। तो चलिए देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में जो अंतर है वो क्या है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ना नियमों, कानूनों का संकलन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स। जबकि राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है ना, ये संविधान को लागू करने की प्रक्रिया है, सिस्टम है। जो संविधान है ना वो थ्योरी है, सिद्धांत, जबकि पॉलिटी जो है वो प्रैक्टिकल है, व्यवहार, राइट। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग समझें तो एग्जाम्पल आर्टिकल 17 ये लिखा गया है जो हमारे संविधान में है, बट इस आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाना, कोर्ट के द्वारा सज़ा देना, ये पॉलिटी है, राइट। व्यवस्था के अंग जो कि संसद है, जो कानून बनाता है, और न्यायालय जो दंड देता है या फिर लागू करता है, और संस्थाएं। उदाहरण एक से समझते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 देखो, आर्टिकल 17 ये है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो भी इसका उल्लंघन करता है ना, कानून उसे सज़ा देती है। संसद ने कानून बनाया है किस अधिनियम के तहत? 1955 के तहत, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, राइट। इसके तहत जो भी आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है तो न्यायालय, कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जाती है। कम से कम 1 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक। जुर्माना भी भरना पड़ता है, कई बार 100 से लेकर 500 रुपये तक। आर्टिकल 17 जो है ना संविधान है, लेकिन एक्ट 1955 और कोर्ट की कार्यवाही ये पॉलिटी है, ये राज्य व्यवस्था है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसे। उदाहरण 2, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जिसे कहते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है।
इसमें शामिल क्या है, मनपसंद विवाह, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी शादी कर सकता है। सांस लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। तो यहाँ पे एक मामला हम लोग देखेंगे, इस मामला के जरिए हम लोग समझेंगे इस एग्जाम्पल को। बाबा रामदेव मामला, राइट। स्थान जो है वो रामलीला मैदान दिल्ली में है। और जो दिन था वो 4 जून का था 2011 का। यहाँ पे घटना क्या घटी थी, आधी रात को पुलिस ने सोती हुई भीड़ पर लाठीचार्ज किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था वहाँ पे। तो भीड़ शांति से सो रही थी, यातायात बाधित नहीं कर रही थी, फिर भी वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। तो ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सोने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, राइट। सोने का अधिकार जो है ना वो व्यक्ति का कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। पुलिस की कार्यवाही गलत थी, एग्जैक्टली लोग सोए हुए थे और सोने का अधिकार हर किसी को है, ये अधिकार हमारा आर्टिकल 21 हमें देता है। तो पुलिस की कार्यवाही सरासर गलत थी, दोषियों को दंडित किया गया। ये पॉलिटी है जहाँ कोर्ट ने संविधान के अधिकार की रक्षा की, राइट। संविधान ने अधिकार की रक्षा की, कौन सा अधिकार, आर्टिकल 21। इसकी रक्षा किसने की, कोर्ट ने की, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। चलो नेक्स्ट देखेंगे संस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। राज्य व्यवस्था ऐसे ही नहीं चल सकता, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इस संस्थाओं को ना 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका संविधान में जिक्र है, जिसका संविधान में जिक्र किया गया है, संविधान में बताया गया है इसके बारे में। एग्जाम्पल के रूप में ईसी हो गया, फाइनेंस। देखो दूसरा है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें संविधान का उल्लंघन होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें तो टेररिस्ट हो गया, नक्सलाइट्स हो गए। तीसरा जो है वो गैर संवैधानिक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका संविधान में जिक्र नहीं है बट ये संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता, इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये संविधान की सहायता करता है। एग्जाम्पल नीति आयोग, NHRC। चलो विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक संस्थाएं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में है। एग्जाम्पल के रूप में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। दूसरा है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशंस, जिसके बारे में आर्टिकल 324 टू 329 तक लिखा गया है, राइट। एग्जाम्पल के रूप में कैग है, UPSC है। दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो संविधान के नियमों को नहीं मानती, उल्लंघन करती है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे असंवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हिंसा या हथियार के दम पर अपने बातों को मनवाना चाहते हैं, हर जगह हथियार का यूज़ करते हैं, हिंसा का यूज़ करते हैं, अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखो तो आतंकवादी संगठन, माओवादी, है ना, ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। माओवादी विचारधारा, ये जो है ना माओ जेडोंग जो कि चाइना के हैं उनका है। कथन क्या है इनका, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, राइट। राजनीतिक शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा इनका कथन है। बट हमारे यहाँ राजनीतिक शक्तियाँ जो है वो हमारा संविधान है। तो उद्देश्य क्या है, वंचित वर्ग के लिए सशक्त क्रांति, यही इसका उद्देश्य है। बट जो भी है ये सरासर गलत है। असंवैधानिक संस्थाएं हैं, ये क्या करता है, संविधान के नियमों को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है। जैसे कि नक्सलवाद की शुरुआत जो है ना 1967 में हुई थी वेस्ट बंगाल से, राइट। स्थान के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग जिला, नक्सलवाड़ी गांव है ये, नक्सलवाड़ी। नेता कौन था, चारू मुजुमदार और कानू सान्याल। कारण क्या था, ज़मींदारों के खिलाफ कुप्रथाओं का आंदोलन करना। ये सही होते हैं अपनी जगह पे, कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, बट अगर नियम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये असंवैधानिक है, गलत है, राइट। शहरी नक्सलवाद के बारे में बात करें, अर्बन नक्सलिज्म के बारे में बात करें तो शहरों में बैठे लोग जो वैचारिक समर्थन देते हैं। अब अगर गैर संवैधानिक संस्थाएं बनेंगी तो इसके रोकथाम के लिए सरकार कुछ तो कदम उठाएगी ना, तो कदम उठाया गया। UAPA एक्ट 1967, क्या है ये, UAPA एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, राइट।
धारा 3 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सरकार संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है और लगाती भी है। जब सरकार को ऐसा ज़रूरत महसूस होता है तो वो प्रतिबंध लगाती भी है। 2019 संशोधन 17 संगठनों जैसे कि लिट्टे इस्लामिक संगठन को बैन किया गया क्योंकि ये असंवैधानिक थे। तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। देखो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों अलग अलग हैं। असंवैधानिक जो है वो संविधान को नहीं मानता, उसके नियमों का उल्लंघन करता है। वहीं पर गैर संवैधानिक जो है ये नियमों का उल्लंघन नहीं करता, संविधान को मानता है। परिभाषा समझेंगे। संविधान में इसका जिक्र नहीं है लेकिन संविधान को लागू करने में मदद करती है। ये शाही संस्था है। दूसरी है सांविधिक संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी। गठन जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर। संसद में एक्ट की ज़रूरत नहीं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो योजना आयोग 1950, नीति आयोग 2015। तो इन दोनों का जिक्र संविधान में नहीं है बट इसे बनाया गया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ संविधान की मदद के लिए, ज़रूरत के लिए, राइट। दूसरा है सांविधिक संस्था। गठन कब किया गया? संसद द्वारा कानून बनाकर। उदाहरण के रूप में देखें राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990, मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के तहत, सूचना आयोग CIC एक्ट 2005 के अंतर्गत, राइट। तो चलिए समझते हैं संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? पहला, समन्वय और विश्वास। पहला जो है ना, समन्वय और विश्वास। एक देश में अलग अलग धर्म, जाति और व्यवसाय के लोग रहते हैं, राइट। एक देश में ना अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। संविधान बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। नियम सबको पालन करने होते हैं। इससे क्या होता है? अराजकता से बचाव मिलती है, राइट। दूसरा क्या है? निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। संविधान तय करता है कि निर्णय कौन लेगा। राजतंत्र यानी राजा, लोकतंत्र यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो हमारा देश क्या है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंडिया है, राइट। लोकतंत्र है हमारे देश में जहाँ हम लोगों के द्वारा ही सरकार चुने जाते हैं। संविधान ये भी बताता है कि सरकार कैसी बनेगी। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए भी संविधान की ज़रूरत है। लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है तो इसके लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत है। सरकार नागरिकों के हितों के खिलाफ कानून ना बनाए। ये किसके द्वारा हो पाएगा? संविधान के द्वारा। संविधान क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को दिए गए हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, इमरजेंसी के दौरान ना नेशनल इमरजेंसी जो लगाए जाते हैं, आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। ये लगाने पर आर्टिकल 20 और 21 भी समाप्त नहीं हो सकते। अगर इमरजेंसी का सिचुएशन लागू होता है ना तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता और ये अधिकार हमें दिया गया है संविधान के द्वारा। संशोधन 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये आर्टिकल 359 में बदला गया है, चेंज किया गया है। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। और आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इन दोनों पर कभी भी किसी भी सिचुएशन में रोक नहीं लगाया जा सकता, राइट। जीने का अधिकार सबको है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, इसके भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्यों ज़रूरत है संविधान की? आकांक्षाएं एवं न्यायपूर्ण समाज के लिए, एस्पिरेशन एंड जस्ट सोसाइटी के लिए। संविधान सरकार को क्षमता देता है कि वो जनता की आकांक्षाएं पूरी करे। संविधान जो है ना, सरकार को ये क्षमता देता है कि वो जनता की आकांक्षाएं क्या करे? पूरी करे। लक्ष्य क्या है? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, यही इसका लक्ष्य है। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें ना तो इंडोनेशिया, अनाथ गरीब बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की संविधान में लिखा हुआ है। जो भी बच्चे अनाथ हैं, गरीब हैं, उन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी, राइट। दूसरा हमारा भारत, 1982 एशियन गेम्स, मज़दूरों को न्यूनतम वेतन से कम मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ठेकेदार से पैसे दिलवाए।
ये न्यायपूर्ण समाज का ही उदाहरण है। चलो इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। केस स्टडी मचल लालूंग, राइट। केस स्टडी मचल लालूंग से इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। गिरफ्तारी की गई थी 1951 में इनकी, रिहाई मिली इनको 2005 में। इतना लंबा समय बिना किसी कसूर के इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताई। कौन सा राज्य था? असम। इनकी आयु थी 23 वर्ष की गिरफ्तारी के टाइम पर। और इन पर अपराध क्या लगा था? सामान्य मारपीट का। एक सामान्य मारपीट के लिए इतनी लंबी सज़ा, आप बताइए क्या ये सही था? अपराध क्या था इनका? सामान्य मारपीट किया था। धारा 223 लगा था इनके ऊपर। परिणाम क्या हुआ? जेल में इन्हें बंद कर दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। कुल कैद जो है ना इनकी 54 साल की रही। जेल में बिना सज़ा तय हुए 54 साल तक सुनवाई के बिना ये जेल में काटा इन्होंने 54 साल। रिहाई इनकी कैसे हुई? मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो हम लोगों ने आगे पढ़ा, राइट। NHRC, इसके हस्तक्षेप से 2005 में इनको रिहाई मिली, इनकी आज़ादी हुई। देखो संविधान न्याय की बात करता है, लेकिन मचल लालूंग का केस ये दिखाता है, ये साबित करता है कि व्यवहार पॉलिटी में कभी कभी देरी भी हो जाती है, जिसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुनवाई ना होने के कारण इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में निकल गई, राइट। तो देखो यहाँ पे संविधान जो है ना नियमों की किताब है, राज्य व्यवस्था उसे लागू करने वाला सिस्टम है। संस्थाएं जो है ये संवैधानिक होती है, असंवैधानिक होती है, गैर संवैधानिक होती है। इन तीनों का मतलब मैंने बताया है। संविधान के कार्य क्या है? विश्वास, निर्णय शक्ति, सरकार पर सीमाएं और न्यायपूर्ण समाज। चलो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? जो हमारा भारतीय संविधान है ना, इसकी 4 विशेषताएं हैं। पहला तो ये लिखित है, दूसरा राज्यों का संघ, तीसरा ये अर्धसंघात्मक है, चौथा संसदीय तमक। हाँ सबके बारे में समझेंगे। संविधान के प्रकार देखो, संकलन के आधार पर अगर हम लोग कहें तो ये 2 प्रकार का है। पहला है लिखित, दूसरा है अलिखित। लिखित जो होता है ना ये बुक फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमारा संविधान, USA का संविधान, फ्रांस का संविधान, पाकिस्तान का संविधान। कुछ संविधान अलिखित भी होते हैं जो लिखा हुआ नहीं होता। अब कहेंगे कि लिखा हुआ नहीं रहता तो याद कैसे होती है? जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, नियमों के बारे में पता है कि किस नियम के बाद हम लोग कौन सा नियम करेंगे, किस नियम के बाद हम लोग कौन से नियम का पालन करेंगे। किसी भी व्रत में हम लोगों को ये पता है, लाइक दैट इन लोगों को भी ये पता रहता है कि कौन सा नियम किस लिए है, कैसे है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, राइट। तो ये ब्रिटेन का संविधान है अलिखित, सऊदी अरब का है, कनाडा का है और न्यूजीलैंड का है। कोई भी संविधान पूरी तरह से अलिखित नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ रिटन वर्सेस अनरिटन पार्ट्स, राइट। चलो समझते हैं लिखित वर्सेस अलिखित, दोनों में अंतर क्या है। लिखित संविधान ये निर्मित होता है, इसे निर्मित किया जाता है, और अलिखित संविधान जो है ना इसे विकसित किया जाता है, राइट। निश्चितता, इससे लागू करने की निश्चित तारीख होती है, क्योंकि ये एक लिखित संविधान है। तो ये कब लिखा गया, कब कंप्लीट किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी बातें हमें पता होती है क्योंकि ये लिखित में होते हैं। बट जो अलिखित संविधान होता है इसे लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है, ये परंपरा पर बेस्ड होता है। लिखित संविधान में न्यायपालिका जो है ना शक्तिशाली होती है। नेचर कैसा होता है? एकात्मक, संघात्मक या फिर अर्धसंघात्मक, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है और अर्धसंघात्मक क्या होता है। बट ये जो अलिखित संविधान होता है ना इसमें विधायिका ही सर्वोच्च होती है, हमेशा एकात्म सरकार होती है यहाँ पे, यूनिटरी। एग्जाम फैक्ट आपको याद रखना है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 पहला लिखित दस्तावेज। समझते हैं राज्य व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटी। पहला जो है एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। देखो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है ना, शक्तियों का केंद्रीकरण केवल सेंटर के हाथों में होता है। सारी शक्तियाँ, सारी पावर जो होती है वो सेंटर के हाथों में होती है, केवल एक सरकार होता है। कम क्षेत्रफल, कम जनसंख्या वाले देशों के लिए ये उपयुक्त है। निर्णय जो तेज़ी से होती है, कम खर्चीला होता है,
केंद्रीय राज्य के विवाद नहीं होते। चूँकि ये देश कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाला है तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के विवाद नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, राइट। दूसरा जो है वो है संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों होते हैं। शक्तियों का भी केंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, राइट। द्वैत सरकार जिसे हम लोग कहते हैं, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों के पास शक्तियाँ होती है। इसमें लिखित संविधान अनिवार्य होता है। लिखित संविधान अनिवार्य होना ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि ये पता चले किसको कितनी पावर्स मिले हैं। बड़े क्षेत्रफल में लागू किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती है यहाँ पर। रीजनल एम्बिशंस जो होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। निर्णय में देरी प्लस ज़्यादा खर्चीला होता है ये। इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यूएसए, यूएसएसआर पुराना वाला जो है वो। तीसरा है भारत की प्रकृति, जो कि अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल। हमारा देश कैसा है? क्वासी फेडरल है। ये ना ही तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही पूरी तरह से संघात्मक है, ये दोनों का मिश्रण है। जनरल टाइम्स, इमरजेंसी टाइम्स, दो प्रकार के रूप में ये अलग अलग तरह का हो जाता है। जब जनरल टाइम्स होते हैं ना, नॉर्मली जो टाइम चल रहा है, तो ये संघात्मक रहता है, फेडरल रहता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसीज लागू किए जाते हैं तो ये यूनिटरी हो जाता है, एकात्म होता है। सारे पावर, सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है। बट जब जनरल टाइम होते हैं तो सारी शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन जैसे था वैसे ही रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वासी फेडरल। किसके द्वारा बोला गया है? के.सी. वेल के द्वारा बोला गया है। ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? झुकाव संघात्मक की ओर है। यहाँ संघ की अवधारणा अगर हम लोग देखें ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। तो पहला है परिसंघ, कॉन्फिडरेशन। क्या है ये कॉन्फिडरेशन? जो सबसे कमज़ोर होता है, विनाशकारी होता है, इजी टू ब्रेक होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल में पुराना अमेरिका, ओल्ड यूएसए, ये लागू था कॉन्फिडरेशन 1777 टू 1789 तक। बट बाद में यूएसए भी फेडरेशन हो गया। यहाँ पे समझौते शुरू हुए, एग्रीमेंट, कंडीशंस फॉर सेपरेशन। स्टेट्स आर सोवरेन, मतलब कि संप्रभु। जो स्टेट्स होते हैं ना, वो खुद संप्रभु, मतलब स्वयं का प्रभु, मतलब सारे डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, वो खुद का निर्णय खुद करेंगे। ये होता है संघ, फेडरेशन। यहाँ पर एग्रीमेंट्स के तहत सब साथ में रहते हैं, इनका जब मन करे ये अलग हो सकते हैं। और ये लागू है यूएसए में, यूएसएसआर। बट हमारा जो देश है ना, ये वो यूनियन है, संघ, सबसे मजबूत, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, राइट। नो राइट टू सेसीड, यानी कि राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, राइट। तो हमारा देश ना यूनियन है। इसमें क्या है, ये सबसे यूनियन क्या होता है ना, ये मजबूत होता है। इसमें एक बार जो राज्य देश के अंदर शामिल हो गए वो टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, राइट। चलो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। भारत राज्यों का संघ क्यों है? वाई इंडिया इज़ अ यूनियन। वाई इंडिया इज़ यूनियन। इसका सोर्स कनाडा है, मॉडल, राइट। याद रखना ये बात। देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि 565 देशी रियासतों को एक साथ रखना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ करता था। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको एक साथ रखना था, जोड़ कर रखना था। दूसरा जो है विविधता और जनसंख्या को नियंत्रण करना था। हमारे देश में इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े जनसंख्या में विभिन्न जाति के लोग, सबको एक साथ रखना। राज्यों को संप्रभु नहीं दी गई। अगर राज्यों को संप्रभु दी जाती तो हर राज्य अलग होने लगते, खुद का डिमांड करने लगते, भाषाई आधार पर खुद का राज्य अलग करने लग जाते, है ना। तो इसीलिए राज्यों को संप्रभु नहीं दी गई। स्टेट कैन नॉट सेपरेट बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो अपनी सहमति से अलग नहीं हो सकते, राइट। सरकार का स्वरूप देखेंगे, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय रासक वर्सेस अध्यक्षात्मक, राइट। पार्लियामेंट देखेंगे इंडिया और यूके का अगर हम लोग, तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट। इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वर्सेस पीएम होता है, जिसके पास रियल पावर होता है। तो यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग अध्यक्षात्मक देखें ना, तो प्रेसिडेंशियल यूएसए में हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्रेसिडेंट हैज़ ऑल पावर। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट।
चलो आगे समझेंगे और संविधान का वर्गीकरण देखेंगे। संशोधन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर। संशोधन के आधार पर अमेंडमेंट, कठोर लचीला भारत, कठोर यूएसए का संविधान, लचीला श्रीलंका यूके का संविधान, और भारत जो है मिश्रित, मतलब कि कठोर भी है लचीला भी है। जब जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो संविधान है वो ढल जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन, निर्मित और विकसित, मेड, ये इंडिया का और यूएसए का संविधान है, और विकसित है यूके का संविधान। ये मैंने पहले भी बताया है कि निर्मित क्या होता है, विकसित क्या होता है, राइट। तीसरा है शासन प्रणाली, गवर्नेंस, लोकतंत्र। हमारा इंडिया कैसा है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे इंडिया में, बट यूके में ऐसा नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है जिसे मोनार्की कहते हैं। विश्व के संविधान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान जो है ना यूएसए का है, 1789 का। सबसे नया संविधान जो है वो क्यूबा का है, 2019 में लिखा गया था, और इसके बाद नेपाल का है, 2015 में लिखा गया था। सबसे छोटा संविधान जो कि सिर्फ कुछ शब्दों में है, मोनाको का है, 3814 वर्ड्स है ओनली। सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा अनुच्छेद जो है ना, आर्टिकल, यूएसए का है, सिर्फ 7 आर्टिकल्स है इनके संविधान में। एशिया का सबसे पुराना संविधान है जापान, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, 1860s में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में, अपने संविधान के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी संभाला था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, राइट। सेकंड नंबर देखेंगे, सुलेखक, इंग्लिश कैलियोग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इन्होंने ही लिखा था संविधान इंग्लिश में। स्टाइल जो थी ना, इटैलिक थी, और इनकी फ़ी के बारे में बात करें तो इन्होंने संविधान फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा था। सिग्नेचर की बात करें तो हर पेन पर प्रेम, अंतिम पेन पर गुरु राम प्रसाद सक्सेना लिखा हुआ था, बस यही इनकी फ़ीस थी, राइट। थर्ड नंबर की बात करें तो हिंदी सुलेख के बारे में, ये लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान लिखा तो गया था इंग्लिश में, बट उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था, जो किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, राइट। कुछ की स्टेटमेंट्स भी हैं जिसे हम लोग जानेंगे। पहला, के.सी. वियर्स ने किया है क्वासी फेडरल, यानी हमारा संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक। ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये सारी बातें जो है ना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, यानी केंद्रीकरण वाला संघ। मॉरिस जोन्स ने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि सौदेबाजी वाला संघवाद। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे संविधान के बारे में बोली गई है, अलग अलग लोगों के द्वारा बोली गई है, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए और भी इम्पोर्टेंट और रोचक बातें जानते हैं। संविधान के तथ्य के बारे में जानेंगे। लिखित वर्सेस अलिखित। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है ना, जो शब्दों के आधार पर है, मोनाको का है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, बट एक बार यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और थोड़ी डिटेल में भी देख लेंगे हम लोग। ये 3814 वर्ड्स का है ओनली, राइट। और अनुच्छेद के आधार पे हम लोग देखें ना, तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है, सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, जो कि 4000 प्लस वर्ड्स का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, इंडिया का है, अपने प्यारे भारत का है। टोटल जो वर्ड्स हैं ना, 1,17,369 अप्रॉक्स है। और आर्टिकल्स के बारे में बात करें ना, तो टोटल हमारे यहाँ 395 मूल आर्टिकल्स है, यानी, और अगर टोटल हम लोग देखें तो इसमें 395 से ज़्यादा ही है, 448 से ज़्यादा है, प्लस है। 448 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हर आर्टिकल में जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे जोड़ा गया है कुछ ना कुछ। जैसे 395 आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 21A, राइट। तो जैसे आर्टिकल 21A, तो इस तरह करके हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, तो उन सबको भी अगर मिलाया जाए तो 448 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही होगा। सबसे पुराना संविधान के बारे में बात करें ना, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, तो यूएसए का संविधान सबसे पुराना है, जो कि 1789 का है।
एशिया के बारे में बात करें तो सबसे पुराना जापान का है, जो कि 1860 में लिखा गया था, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अलिखित संविधान के बारे में बात करें तो सबसे पुराना ब्रिटेन का है। चलिए और भी रोचक बातें जानेंगे हम लोग। संविधान का लेखन व सजावट। लेखन के बारे में बात करें ना काफ़ी, तो इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है। इनका नाम जो है हर एक पेज में लिखा गया है, और हिंदी में अनुवाद वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। नंदलाल बोस, इन्होंने इसकी सजावट की थी, जो कि एक स्टूडेंट थे शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, और भी कुछ बातें हम लोग जानेंगे। सरकार के 3 अंग हैं। संविधान इन तीनों अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। गवर्नमेंट जो है ना, इन तीनों की शक्तियों को तय करता है। पहला जो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका जहाँ पे विधि बनाया जाएगा, नियम बनाया जाएगा। कार्यपालिका ये क्या करेगी, विधियों का क्रियान्वयन करेगी, और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या व न्याय करेगा, ठीक है। तो इन तीनों को इस तरह से शक्तियाँ दी गई है ना कि कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता, ना ही कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता, ना ही किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, किसी के पास कम शक्ति है। हर किसी के पास अपनी अपनी जगह इक्वल शक्तियाँ विद्यमान है, राइट। शक्ति का वितरण के बारे में देखेंगे तो सत्ता का क्षैतिज वितरण कैसे किया गया है, हॉरिजॉन्टल तरीके से किया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों के पास कुछ इस तरह से शक्तियाँ दी गई हैं। तीनों के पास कुछ इस तरह से शक्तियाँ दी गई हैं कि कोई किसी के ऊपर जोर नहीं चला सकता, और कोई अगर कुछ गलत करे तो दूसरे पर अंकुश लगा सकता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे पर अंकुश, राइट। देखो, मान लो विधायिका कोई कानून बनाती है, अब वो कानून देश के हित में सही नहीं है, तो कार्यपालिका उस पर रोक लगा सकती है। वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, राइट, उस विधि को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। बट अगर किसी भी कारण वो इस विधि को लागू करते हैं तो न्यायपालिका उसके ऊपर रोक लगा सकती है, न्यायपालिका उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर न्यायपालिका से कुछ गलती होती है तो फिर संसद में उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इस तरह से ना ये तीनों एक सर्कल है, एक चेन में है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, कोई राइट ही करना पड़ेगा, सबको वही करना पड़ेगा जो देश के हित में होगा। तो ऐसा ही तरीके से संविधान जो है वो बनाया गया है। चलो देखेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका में दोनों ही आते हैं, सेंट्रल भी आते हैं और स्टेट भी आते हैं। तो पहले बातें करेंगे केंद्र के बारे में। केंद्र जो हमारा संसद है, ये आर्टिकल 79 के तहत आता है। इसमें राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। इसमें आते हैं राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा जाता है, जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा है हमारा लोकसभा, जो इसे लोअर हाउस कहते हैं, जो आर्टिकल 81 के तहत आता है। अब राज्यसभा लोकसभा क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। विधानमंडल जो कि स्टेट के अंदर में आता है, यह आता है आर्टिकल 168 के अंतर्गत। इसमें भी 2 सदन आते हैं, पहला तो विधान परिषद, दूसरा है विधानसभा। विधान परिषद को अपर कहते हैं, अपर मेंबर्स, एंड विधानसभा को लोअर मेंबर्स कहते हैं। विधान परिषद जो है ना आर्टिकल 169 के तहत आता है, जिसमें एमएलसी बैठते हैं, और विधानसभा जो है ये आर्टिकल 170 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एमएलए बैठा करते हैं, ठीक है। तो ओनली 6 स्टेट्स हैव विधान परिषद, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। इसमें भी दोनों ही आते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र के अंदर में ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति है, ये आते हैं आर्टिकल 52 के तहत। वाइस प्रेसिडेंट इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 63 में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, मंत्री परिषद के बारे में आर्टिकल 74। तो इन सारी बातों की जानकारी जो है ना हम अपने अगले वीडियो में पूरी डिटेल में हम लोग करेंगे। राज्य के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गवर्नर आते हैं, राज्यपाल जो कि आर्टिकल 153 में आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं जो सीएम आर्टिकल 164 के अंतर्गत आते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं जो कि आर्टिकल 163 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यायपालिका, जुडिशियरी, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरी इंडिया में एक ही है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 के तहत आता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हाई कोर्ट्स,
जो कि स्टेट लेवल पर होता है, हर स्टेट में होते हैं या कभी कभी 2 स्टेट के एक साथ भी होते हैं अगर स्टेट छोटा हो तो। ये आता है आर्टिकल 214 के तहत। 3rd नंबर पर है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, जो आर्टिकल 233 के तहत आता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, राइट। इसमें है ना सिविल और क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और क्रिमिनल के लिए सेशन जज होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों। व्यवस्था के 4 तत्व होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, बट इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग इसके टॉपिक में करेंगे। संविधान को व्यवहार में लाना, यही राज्य व्यवस्था होता है, यही पॉलिटी कहलाता है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आता है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या, पीपल, लोग। दूसरा आता है भूभाग। तीसरा आता है सरकार और चौथी बातें होती हैं संप्रभुता। क्या मतलब होता है संप्रभुता का, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। संप्रभुता डेफिनेशन क्या है इसकी? निर्णयों की संप्रभुता, संप्रभु जो स्वयं का प्रभु होता है, जिसे पूरी आज़ादी होती है कि वो अपना हर एक डिसीजन जो है वो खुद लेगा, है ना। निर्णयों की पूरी स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो होता है संप्रभु, राइट। तो देखो ऑस्टीन का कथन है, गेव द थॉट ऑफ सोवेरेनिटी, संप्रभुता का विचार। और रूसो का ये कथन है कि गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवेरेनिटी, यानी राजनीतिक संप्रभुता। तो ऐसा ये कथन है। बात करेंगे हम लोग संप्रभुता के बारे में, तो ये कई प्रकार के होते हैं। आंतरिक, बाहरी, नाम मात्र, वास्तविक, लोकप्रिय, कानूनी, राइट। आंतरिक संप्रभुता ये क्या होता है? डिसीजंस विद द कंट्री। इंटरनल, ये इंटरनल सोवेरेनिटी होता है, राइट। एक्सटर्नल, बाहरी संप्रभुता, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ अदर नेशंस हो गए, ये कैसी संप्रभुता हो गई? तो ये बाहरी संप्रभुता हो गई। और जो डिसीजंस देश के लिए लिए जा रहे हैं देश के अंदर, वो हो गई आंतरिक संप्रभुता, राइट। नाम मात्र संप्रभुता के बारे में बात करें ना, तो सारे डिसीजंस जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकारें नहीं होती है, ये नाम मात्र के संप्रभु हैं, राइट। वास्तविक संप्रभु कौन है? तो पीएम होते हैं हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर। लोकप्रिय, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, ये भी एक संप्रभुता का प्रकार है। एक होता है कानूनी, संविधान, जैसे कि सुप्रीम अथॉरिटी, तो ये भी एक संप्रभुता का ही प्रकार है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसके लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच।